नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेश। पूरी बीपीएससी 70वीं री एग्जाम को लेकर गर्दीबाग में छात्र लगभग अब 60 दिन होने जा रहे हैं, यहां बैठे हुए हैं। मामला कोर्ट में भी है और तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर अब शुरू हो गया है। जो दो एग्जामिनेशन सेंटर, दो जिले जो हैं, वहां के ट्रेजरी से पुराने प्रश्न लेकर 4 जनवरी को एग्जाम लिए जाने को लेकर आरोप लग रहे हैं, तो वही बीपीएससी के द्वारा जवाब भी दिया गया कि ऐसी बातें नहीं है। यहाँ पर हैं विद्यार्थी हैं जिनसे हम लोग बात करेंगे आंदोलन को लेकर, आगे की रणनीतियों को लेकर। सबसे पहले आरोप प्रत्यारोप बड़ा ही गंभीर कर आरोप लगा कुंदन कुमार जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं उनको लेकर, और फिर से जो 2 जिलों में पुराने प्रश्न पत्र लेकर और री एग्जाम कराने को लेकर। क्या कहिएगा, आयोग का भी इस पर अपना जवाब आया है? लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपको आदेश जी। निश्चित रूप से जो शिक्षक हैं खान सर, वो आरोप लगा रहे थे कि जो 13 दिसंबर को परीक्षा हुई उसमें 3 सेट रहते हैं। निश्चित रूप से हर परीक्षाओं में 3 सेट 4 सेट सब बनते हैं, और जो यूज हुआ 1 सेट यूज हुआ, और 2 सेट जो थे वो विभिन्न जिलों के ट्रेजरी में जो है जमा करने होते हैं। और जब परीक्षा की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, जो हम लोग को भी जानकारी है कि वो फिर या तो कबाड़ में बेचा जाता है या उसको जलाया जाता है। ये बीपीएससी खुद करती है कि क्या है। लेकिन जो आरोप लगा रहे हैं कि ये कबाड़ में बेचने के लिए बात, जो ट्रेजरी है, जो गया और नवादा सर बता रहे हैं, दो केंद्र जहां से ट्रेजरी से ये गायब है। लेकिन उनका ये कहना है, जो बीपीएससी ने इस बात का खंडन किया कि जो प्रश्न पत्र थे तीनों, जो 4 जनवरी को जो यूज हुआ प्रश्न, वो वही प्रश्न पत्र है जो सेट थे, 3 सेट, जिसमें एक प्रयोग हुआ और 2 बाकी थे। उन्हीं में से 1 सेट का हमने लिया है। अब जो आरोप है इस बात पर अगर कुछ है सच्चाई तो जांच भी होनी चाहिए थी। ऐसा नहीं कि बीपीएससी कह दे तो बीपीएससी पाक साफ हो जाए। बीपीएससी आज तक कभी कही है कि पेपर लीक हुआ है? बीपीएससी अभी कही है कि कभी मेंस का कॉपी बाहर भेजे और लिखवाए हैं? रंजीत रजक और एक से एक माफिया लोग कैसे बन गए, सिपाही थे, डीएसपी, और अपने भाई भौजाइया सबको बना के रख दिए। तो ऐसी बात नहीं है। खान सर हो या कोई भी व्यक्ति अगर आरोप लगा रहा है तो इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। हाँ, रही बात कि जो पास होने का प्रतिशत है, जो मोटा मोटी आंकड़ा है कि 13 तारीख को जो परीक्षा हुई 13 दिसंबर को, उसमें लगभग 6% और 20 तारीख को 19 दशमलव कुछ लगभग 20%। तो इस बात को लगातार कहा जा रहा है। तो हम लोग लगातार इस बात पर आवाज उठा रहे हैं कि सरकार। सौरभ जी, आप बहुत लंबे समय से देख रहे हैं इन सब चीजों को। रंजीत रजक बरी हो गया और आपको याद है 2022 में न जाने कितने आरोप ईओयू के द्वारा लगाए गए और सभी तरीके से बरी। हाँ, कैसे ये खेल आखिर बिहार में कैसे हो जाता है? ये बड़ा गंभीर, जब हम लोग भी पढ़े अखबारों में तो माथा उड़ गया कि रंजीत रजक, वाह, आप आर्थिक अपराध इकाई करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं, और कोर्ट में डायरी पेश नहीं कर पाया आप, और रंजीत रजक बरी हो गया। तो अब आप समझ लीजिए, ये बात आज नहीं है। हमारे कई साथी जो लगातार छात्र राजनीति में सक्रिय हैं और बहुत बड़ी भूमिका लोगों की रही है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। कहने के लिए बहुत कुछ है दुनिया में, लेकिन एक बात जरूर है कि पेपर लीक, धांधली सेटिंग में कुछ ही लोगों की भूमिका है, जो अग्रणी भूमिका है। और रही बात कि जब इतनी बड़ी धरती है, जब माता सीता पर आरोप लोग लगा सकते हैं, भगवान राम पर, तो फिर हम और आप क्या है, आप बात समझ सकते हैं। रंजीत रजक का आप समझ, रंजीत रजक को बचाया जा रहा है, संजीव मुखिया की गिरफ्तारी नहीं हुई। कई लोग हैं, एक से एक माफिया है, केपी रमैया से लेकर और संजीव हंस से लेकर और एसएम राजू से लेकर कई अफसर अधिकारी हैं। बेलगाम अफसर अधिकारियों का ये नतीजा है कि बीपीएससी के चेयरमैन कभी शशि सिन्हा हुआ करते थे, कभी अतुल प्रसाद जी जो ट्वीट करते थे, कुछ करने के पहले ट्वीट करते थे, लेकिन आज ये जो है रवि परमार, मनु भाई, जो मीडिया के भी प्रश्न का जवाब नहीं देते हैं। हम लोग का तो खैर छोड़ दीजिए। तो ऐसे चेयरमैन के हाथ में पूरी गरिमा के साथ कि बीपीएससी में बदलाव होगा, क्या बदलाव होगा, लेकिन इतनी बड़ी बहाली, जिसको मुझे लगता है कि बिल्कुल बलि का बकरा बना दिया गया। एक डिमांड था कि आप परीक्षा नहीं ले पाए बापू परिसर केंद्र में। सर ने आरोप लगाया लंबे समय से जमे हुए अधिकारी, उस पर क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, तो हम लोग तो पहले से कह रहे थे कि अमरिंदर कुमार भी एक अधिकारी थे, जिनको कहा जाता कि एक गैंग भी, शायद कई लोग कहते हैं कि एक गैंग और टैक्स के लिए पे, तो अमरिंदर कुमार 8-10 साल से वहां टिके थे। उनको जब कई लोग आरोप लगाए, हम लोग तो फिर यहाँ से ट्रांसफर उनको जिलाधिकारी बना गया। अब फिर एक और विभाग में कर्मचारी चयन आयोग फिर उनको ले लिया गया है। तो ऐसे लोग हैं। कुंदन कुमार, जो मुझे लगता है कि 8-10 साल से वो भी शायद बैठे हुए हैं। तो कुंदन कुमार हो, चाहे राजेश सिंह हो, चाहे ये जो सत्यप्रकाश शर्मा है, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन आज बीपीएससी की 70वीं सिविल सेवा बहाली में इस सब लोगों का चेहरा जो है कहीं ना कहीं उजागर हुआ है।
भले ही चेयरमैन फैसला करते हो रवि परमार मनु भाई, लेकिन मनु भाई के इर्द गिर्द और कई लोग जो गैंग सक्रिय है बीपीएससी के अंदर, जो सब कुछ 66वीं पेपर लीक, 67वीं पेपर लीक, और उसके पहले पता नहीं क्या है, आज से नहीं बरसों से धांधली सेटिंग चल ही रहा है। तो लोगों को एक बिल्कुल एक विश्वास खोया है बीपीएससी ने, और बीपीएससी के सहारे सरकार भी कहीं ना कहीं विश्वास खो रही है, क्योंकि हम लोग का यूथ का जो विश्वास है वो माननीय मुख्यमंत्री जी से कनेक्ट होता है। और निश्चित रूप से रवि परमार मनु भाई की नीतियों पर बिहार के भविष्य की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। एक गुजराती चेयरमैन को हटाना बहुत जरूरी है, क्योंकि भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति है, महादलित विकास मिशन का पैसा खाकर कई विभागों के प्रधान सचिव रहते हुए विशेष गबन किए हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर, इनको हटाने को लेकर, इनको नियुक्ति को लेकर जो विवाद है। आदेश जी, निश्चित रूप से हम लोग पूरे जोर के साथ एक बार फिर से कि मुख्यमंत्री जी चुप्पी तोड़े, मुख्यमंत्री जी से हम लोग कनेक्ट होते हैं, और निश्चित रूप से आपको फैसला करना है कि बिहार के युवा आपसे कनेक्ट होते हैं, आपको फैसला करना है। शिक्षा सत्याग्रह का आज लगभग 2 महीना बीत गया, और लगातार काला दिन भी आज है कि पुलवामा जो हमारे शहीद हुए हैं उनको भी श्रद्धांजलि देने का काम आज हम लोग शाम में एक छोटा सा कार्यक्रम करके करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा दिन है। और इस बात को हम लोग की भी एक तरह से मानिए कि शहीद हुआ है, हमारा सोनू छात्र शहीद हुआ, कई शिक्षकों की हाउस अरेस्टिंग हुई, कहीं पर रोकने पर कई लोग की डिटेंशन हुई, कई लोग गिरफ्तार हुए, कई लोग जेल गए। तो मुझे लगता है कि बीपीएससी के चेयरमैन की नीति का ही नतीजा है कि आज हम लोग गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हैं, लेकिन मांग हमारी जारी रहेगी, लड़ाई हमारी जारी रहेगी। मांग जारी रहेगी, लड़ाई जारी रहेगी। अच्छा ये बताइएगा कि केवल जो है सिर्फ री एग्जाम ही है या पूरे बीपीएससी में व्यवस्था परिवर्तन की मांग के लिए बैठे हैं आप? देखिए, री एग्जाम तो हमारी प्राथमिकता है, ये पहले मांग है, और पारदर्शिता जहाँ तक है ये तो होनी ही चाहिए सभी चीज़ों की, ताकि भावी अभी जो वर्तमान जो लोग इसमें बर्बाद हो रहे हैं उनकी और आने वाली भावी भविष्य वो सुरक्षित रहे। पारदर्शिता अगर होगी तभी ना सुरक्षित रहेगी, अगर ये नहीं होगी तो सुरक्षित कहाँ रहे। तो संघर्ष की कड़ी में ये भी बात शामिल है। कितना विश्वास है री एग्जाम को? 100% विश्वास है, निकट भविष्य में री एग्जाम होने वाला है। निकट भविष्य में ही होने वाला है जी। तो इसके लिए क्या आखिर आप लोग 60 दिनों से हैं, सरकार ने अभी तक ना बातचीत की पहल की है, न ही आयोग के द्वारा ऐसा किया गया, आखिर क्या वैसे आधार है? सिर्फ न्यायालय के भरोसे हैं या फिर और भी कुछ तरीका है? देखिए, हम न्यायालय और सरकार दोनों के भरोसे हैं। आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, किसान आंदोलन हुई, 13 महीना लगातार चला, सरकार वो लागू भी कर दिया था, पुनः उसको वापस लेना पड़ा, समीक्षात्मक रूप से जो भी हुई होना उनको लागू किया और वापस। तो हमारी जो ये मांग है ये सत्य है, और ये हम अगर एविडेंस जो भी दिए हैं तो इसको ये दर्शाती है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, और हुई है, इसलिए इस पर आप एक्शन लीजिए और इस पर निर्णय लीजिए और हमें हमारी मांग को पूरा करके री एग्जाम कराइए। ये सत्य है, बेआधार की मांग नहीं है। बेआधार की मांग नहीं है। और भी लोग हैं यहाँ पर लंबे समय से जुड़े हुए हैं, आप क्या कहेंगे इसको लेकर? नए स्वरूप की चर्चा की जा रही है आंदोलन के, कितना आसान्वित है इसको लेकर आप? देखिए, आदरणीय रघुवंश बाबू बोलते थे कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में जो है रोड प्रोटेस्ट का, प्रोसेशन का बहुत वैल्यू होता है, और महाजुटान तो होगा ही। 30 तारीख को भी महाजुटान हुआ, और महाजुटान इसलिए होगा कि लगातार हम लोग 60 दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं, सरकार सुन नहीं रही है हमारी। आदरणीय गवर्नर साहब बोलते हैं कि आज जब मीटिंग हुई थी तो उन्होंने बोला, बार बार बोला कि हमारा जो है मुख्य चिंता जो है प्रशांत किशोर जी के स्वास्थ्य को लेके है। हम लोगों ने बार बार ये बोला कि हम लोग री एग्जाम के मुद्दों को लेके आपके सामने आए हैं, आपके समक्ष आए हैं। आप वही व्यक्ति हैं जो सावानो केस में आप जब स्टेट होम मिनिस्टर थे तो आप सत्य की लड़ाई के लिए अपने इस्तीफा दिया था। तो हमारे लिए सत्य के खिलाफ हम जो सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें आप मजबूती से हमारे साथ आइए। उन्होंने बोला कि हम जो है कंसर्न अथॉरिटी के पास जो है आपकी बातों को रखेंगे। 1 महीना बीत चुका है, कोई बातों को रखा नहीं गया। सीएस साहब बोले 24 घंटा हम रिपोर्ट देंगे, कोई रिपोर्ट नहीं आया। और लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री से हम लोग अभी भी आशान्वित हैं। वो जिस सक्रिय भूमिका में छात्रों के प्रति संवेदनशील रहते थे, आज से विगत 2 वर्षों पहले जब 67वीं का एग्जाम, जब पेपर उसका लीक हुआ तो सो मोटो लेते हुए उन्होंने 2 घंटे के अंदर जो है इस पर गहन चर्चा की, और उसी शाम में एग्जाम जो है कैंसिल हो गया था। हम लोग आदरणीय मुख्यमंत्री जैसे भी आप निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप उसी भूमिका में आइए। मुख्यमंत्री जी की बात करते हैं, और मुख्यमंत्री जी के द्वारा तो प्रोत्साहन राशि का भी वितरण के लिए जो है फॉर्म जारी कर दिया गया। नहीं, मुख्यमंत्री जी के द्वारा नहीं किया होगा, क्या गया होगा जहाँ जो योजना का नाम है जी। लेकिन जो बिहार में क्या है ना, जो सेलेक्टिव एग्जीक्यूटिव है, जो ब्यूरोक्रेट्स है, उनको लगता है कि राज्य हम ही चला रहे हैं। उनको पता होना चाहिए पॉलिटिकल लीडर ही जो है
पॉलिटिकल लीडरशिप ही स्टेट चलाती है। ये बड़ा कंट्राडिक्शन है कि कोई लीगल एडवाइस जो है गैट से नहीं लिया गया, जब मामला सब जुडिस है और जो प्रोविजनल जजमेंट आया है हाई कोर्ट का, उसमें सीधा लिखा गया कि जो है फाइनल जजमेंट के से प्रभावित होगा रिजल्ट। अगर जो आशा व्यक्त की जा रही है, जो मजबूत आशा व्यक्त की जा रही है कि रिजल्ट जो है क्वाइस होगा, रिजल्ट कैंसिल होगा, तो फिर आप जो लगातार जब आप इनवाइट किए एप्लीकेशन, आप जब छात्रों को छात्रवृत्ति बांटेंगे तो फिर पब्लिक जो आप पब्लिक मनी को जो है आप एक जो है क्या बोलते हैं फ्रीबीज किए हुए हैं, तो आप उसको फिर वापस कैसे लेंगे? क्या छात्रों पे आप 138 का क्रिमिनल चार्जेस लगा के पैसा वापस लेंगे? तो हम लोगों ने निवेदन किया था आदरणीय सेक्रेटरी महोदय से, जो वेलफेयर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी महोदय, हमने निवेदन किया था बाय मीडिया कि आप जो लीगल एडवाइस लीजिए पहले गेट से, और लीगल एडवाइस लेने के बाद ही कोई काम कीजिए, मनमानीपन मत कीजिए। क्योंकि जो है आप फिर से क्या करेंगे, छात्रों को ही टारगेट करेंगे, छात्रों को ही अपराधी बनाएंगे। तो अभी भी छात्र पिस रहा है, जो मतलब जो अनियमितता हो रही है उसमें भी छात्र पिस रहा है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। जो लोग मतलब जो है सो कॉल्ड सेलेक्टेड हैं, उनका भी जो है आप लोग उनके अधिकारों का भी हनन करेंगे, उनको क्रिमिनल बनाएंगे बाद में। तो उनको समझना चाहिए था कि पहले हम गैट से कानूनी सलाह ले लें, क्या ये जरूरी था? आप कुछ देर और वेट कर लेते, कुछ दिन वेट कर लेते, क्योंकि मामला सब जुडिस है, जजमेंट आना तय है, लगातार हियरिंग भी हो रही थी, लेकिन विभिन्न कारणों से थोड़े बहुत हियरिंग में देर हो रही है। तो मुझे लगता है कि उनको सोचना चाहिए था इस बात पे। नितिन जी, आप शुरू से इस आंदोलन में शुरू से चेहरा बने हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, अभी से भी सरकार को, आयोग को और छात्रों को आप क्या कहेंगे? हमको लगता है कि देखिए, जो आदरणीय अतुल प्रसाद जी ने जो एक जो है एस्टेब्लिश, जो एक स्टैंडर्ड एस्टेब्लिशमेंट सेट जो किया, आप तो खुद छात्र हैं बीपीएससी के, आदेशपुरी जी, आपने देखा होगा कि पहली बार 1/3 नेगेटिव आया जब से बीपीएससी की स्थापना हुई, उसके बाद कोई विरोध नहीं हुआ, क्योंकि जो है पूरा का पूरा परीक्षा प्रणाली के पारदर्शिता और परीक्षा प्रणाली के स्टैंडर्ड को एस्टेब्लिश करने का प्रयास किया था। यूपीएससी में 1/3 है, यहाँ भी होना चाहिए। उन्होंने बोला कि हम यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन पूछेंगे। उन्होंने बोला कि अब जो है गहन पठन पाठन की आवश्यकता है। उन्होंने यहाँ तक बोला कि सभी को छात्रों ने इसलिए स्वीकार किया क्योंकि मामला जो है क्या है, जो स्टेट ब्यूरोक्रेसी है वो स्टेट स्टील फ्रेम है। अब वही जो है बिहार में जो है, जो बिहार के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बूस्ट करते हुए अधिकारी, तो उन्होंने बड़ा निर्णय लिया। कुछ निर्णयों को मैं बताना चाहूँगा। 1/3 नेगेटिव लिया उन्होंने। जो उत्तर पुस्तिका है वो जांच करने से पहले और जांच करने के बाद पब्लिक डोमेन में रखा गया। और जो है निबंध जैसे विषय शामिल इसलिए किए गए कि जो मानसिक क्षमता है, जो एक इंटरडिसिप्लिन अप्रोच है, जो गंभीर विश्लेषण है, वो छात्रों में डेवलप हो पाए। तो ये बड़ा जो क्रांतिकारी जो डिसीजन लिया उन्होंने, तो पूरा डेमोक्रेटिक प्रोसेस था, लगातार पोर्टल पे जो है वोटिंग हो रहा था, उसके बाद डिसीजन लिया जाता है। इसके बाद भी उन्होंने छात्रों को बोला है कि और कोई कमी रहेगी तो आप बताएं हमें। इनके बाद भी छात्रों से एक संवाद स्थापित किया गया। तो वो तो आइकॉन रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर बेंचमार्क तैयार किया जाए पूरे बीपीएससी का, तो यहाँ से देखेंगे आप एक अलग हिस्ट्री क्रिएट हो रहा था। लेकिन एक साल के अंदर ही पूरे के पूरे स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश जो है एक पूरा का पूरा पारदर्शी मॉडल जो डेवलप हुआ बीपीएससी में बहुत दिनों के बाद, और उसका असर ये हुआ, देखेंगे आप एप्लीकेंट्स का नंबर बढ़ने लगा। और जो है नो डाउट जो उसके बाद जो लोग आए सिलेक्टेड हो गए कुछ दिनों में, वो वास्तव में जो है उससे ज़्यादा गंभीर रूप से विश्लेषणात्मक छवि मतलब जो है स्टूडेंट्स रहे होंगे निबंध जोड़ने से। लेकिन जो है उसी कंप्लीट जो है स्टैंडर्ड एस्टेब्लिशमेंट को, पारदर्शिता को, विश्वसनीयता को क्या किया आदरणीय रवि परमार जी ने ध्वस्त कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। और मुझे लगता है कि जो आयोग में जो मेंबर्स होते हैं, आप भी जान रहे हैं कि सभी इंटेलेक्चुअल्स मेंबर हैं। आदरणीय अरुण कुमार भगत सर हैं, वो साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मीडिया डिपार्टमेंट के जोड़ी रह चुके हैं। मैम है डॉक्टर दीप्ति मैम है, वो पटना यूनिवर्सिटी की बहुत बड़ी इंटेलेक्चुअल है। वो सभी लोग जो मेंबर्स हैं वो इंटेलेक्चुअल्स हैं। मुझे लगता है कि पॉलिसी मेकिंग में या एग्जाम का जब पॉलिसी फॉर्मुलेशन हो रहा होगा, उनको भी लगता है उनके विचारों को बहुत गंभीरता से इन्होंने नहीं लिया होगा। अगर उनसे उनके विचारों को आप गंभीरता से लेते तो ये सतही स्तर का क्वेश्चन, जो 8वां लेवल का क्वेश्चन है, वो नहीं आता। बात 8वें लेवल के क्वेश्चन का भी नहीं, बात आप देखिए 68 से ज़्यादा प्रश्नों में ट्रांसलेशन एरर है। अभी भी जो है हम लोग सप्लीमेंट्री फाइल किए हुए हैं, 12 से अधिक क्वेश्चन जो है वो तो कम्प्लीटली वो आंसर तो चेंज करना ही पड़ेगा उसमें। तो मुझे लगता है कि आप खुद छात्र हैं, बताइए पहले जो एक एसओपी था कि जैसे ही प्रोविजनल की आता था, इसके बाद एक अच्छा समय दिया जाता था, ऑब्जेक्शन फाइल होता था, जो एक्सपर्ट कमेटी थी वो बैठती थी, फिर आंसर्स पर चर्चा होती थी, फिर फाइनल आंसर की करके रिजल्ट जारी किया जाता था। और अभी क्या हुआ, 2 दिनों में ऑब्जेक्शन लिया गया, लेकिन ऑब्जेक्शन पे कोई बात नहीं की गई। 4 क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया,
फॉर्मेलिटी पूरा किया। फॉर्मेलिटी पूरा किया गया। अभी देखिए कुछ दिन पहले यही का आया है आंसर की 14 प्रश्नों को डिलीट कर दिया। क्या चल रहा है मतलब? अगर 14 प्रश्न डिलीट हो रहे हैं तो आप एक काम कीजिए, उनका नाम ही सार्वजनिक कर दीजिए, जो 1000 एक्सपर्ट कमेटी का ग्रुप है आपका। अब पीएन तिवारी सर रहे, हम लोग के एचओडी रहे हैं पटना कॉलेज में, वो यूपीएससी के एक्सपर्ट कमेटी में भी थे, और जो है बीपीएससी के एक्सपर्ट कमेटी में वो लोग रहे हैं। हम लोग जो है यूनिवर्सिटी से रहे हैं, हम लोग ने बात की थी इसी जब प्रोटेस्ट चल रहा था, क्या जो है आप लोगों से, आप लोग भी एक्सपर्ट कमेटी में रहे हैं क्या? तो बोले थे हम लोग पहले रहा करते थे। अब क्वेश्चन जो है वो एजेंसी तय करती है। अब जी, अब एजेंसियाँ जो है जैसे एक जो है गाइड वाइड से क्वेश्चंस को उठाती है, डालती है और एग्जाम, लेकिन ये सरासर गलत है। हमको लगता है कि जो 69वीं में जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मुलेटेड हुआ, उसी को एक आधार मानना चाहिए था, उसी क्वेश्चंस को। छात्रों को कोई इतराज नहीं रहा, एक क्वेश्चन विवादास्पद, एक सिंगल क्वेश्चन विवादास्पद नहीं रहा उसमें। अब हुआ, फिर भी देखिए कि उसके बाद आप देखेंगे छात्रों का आस्था, विश्वास, छात्रों का आस्था बढ़ना चाहिए था, विश्वास बढ़ना चाहिए था। लेकिन अब 20,000 से ज़्यादा, जो 2,000 से ज़्यादा वैकेंसी है, फिर भी नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कम है। उसके कम होने का वजह देखिए, जैसे ही एडवर्टाइजमेंट आया, सबसे पहले तो आप लगातार सूचनाएं देते रहे कितनी वैकेंसी है, बड़ी संख्या में लोग बहुत आसान्वित हुए, आकर्षित हुए इस बात को लेके। लेकिन डे फर्स्ट से आदरणीय जो चेयरमैन, उन्होंने क्या कहा, मिसलीड करने का प्रयास किया। वो बोले यूपीएससी लेवल क्वेश्चन देंगे, ऐसा क्वेश्चन कभी ने छात्रों ने दिखा। आपने देखा किस प्रकार के बिजली वाला क्वेश्चन था वो। तो उसके बाद जो है अब फॉर्म को काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड किया गया। मैं खुद विवाहित, बहुत पिछली बार के बाद मैं विवाहित हो गया हूँ। जो आपका जो है वन टाइम OTR था, उसमें 15 दिनों तक जो है मैरिड अनमैरिड का कोई विकल्प ही नहीं दिया गया था, और लगातार इतना कॉम्प्लेक्सिटी। अब यूपीएससी बड़ा संस्था कोई नहीं है पब्लिक सर्विस कमीशन का, वहाँ के आप फॉर्म में देखेंगे किसी प्रकार का कोई डिजिटल ग्लिच नहीं है, कोई संश्लिष्टता नहीं है, कोई भी छात्र भर सकता है, खुद से भर सकता है। यहाँ इतना ग्लिच हुआ, 15 दिन तो छात्र इसी में जो है परेशान रहे, बहुत ज़्यादा परेशान रहे। उसके बाद देखिए बहुत लोगों का छूट गया, रजिस्ट्रेशन हो गया लेकिन पेमेंट नहीं हो पाया। हम भी जान रहे हैं कि कुछ टेक्निकल ग्लिच हुआ था वहाँ पे। तभी जो है चेयरमैन को, आदरणीय चेयरमैन को सोचना था इस बात पे, उन्होंने नहीं सोचा, बात ही नहीं की। जब हाईकोर्ट में मामला गया तो वो लोग बोले, हाईकोर्ट में वो लोग बोले हैं, एफिडेविट फाइल किए हैं कि हमारा जो है क्वेश्चन पहुँच चुका है ट्रेजरी में। और जो हाईकोर्ट का, आदरणीय हाईकोर्ट का जो गाइडलाइन था कि सभी छात्रों का जो है आधार इनेबल्ड जो है फोटो जो है वो OMR शीट पे रहना चाहिए था, क्या रहा? कोर्ट ऑफ, मतलब एक तरह से कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कर दिया आपने। तो मुझे लगता है कि बहुत भारी अनियमितता हुई एग्जाम में, कोई प्रिपेयर्डनेस नहीं था। 12 के रात में जो है पटना का सेंटर चेंज किया इन्होंने, आप भी जान रहे हैं इस बात को। नहीं, पटना में कोई एक सेंटर चेंज हुआ, वो तो मिस्टेक बताया गया। लेकिन अब ये आप एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं, आप जो है ऑनरेबल चेयरमैन हैं, आप एग्जामिनेशन कंडक्शन के सुप्रीम अथॉरिटी हैं आप, तो इस तरह का अनप्रिपेयर्डनेस तो नहीं रहना था। 5 या 7 तारीख 8 तारीख को जो है 5000 सेंटर होगा, 5000 छात्रों का सेंटर गया, नवादा से गया हो जाता है। कितनी तैयारी थी आपकी? आदरणीय डीएम साहब का बयान है, ऑफिशियल बयान है कि 276 पैकेट पहुंचना चाहिए, वो पहुंचा ओनली 192। और जब चेयरमैन उसी दिन चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि ऑनरेबल जो है जिलाधिकारी क्या रिपोर्ट दे रहे हैं, हमको रिपोर्ट से मतलब नहीं है, हम नहीं जान रहे रिपोर्ट को। तो आप जो एग्जामिनेशन कंडक्शन की जो अथॉरिटी है, जो उस समय एग्जाम करवा रही है जिला प्रशासन, आप उसके भी विश्वसनीयता पे सवाल उठा रहे हैं, उसकी बातों को आप नहीं मान रहे हैं। तो ये तो पूरा का पूरा मामला है। अब देखिए अभी क्या हुआ है। अभी जब आदरणीय जो है ब्रजेश सिंह जी के द्वारा PL फाइल किया गया वहाँ पे, तो जानबूझ के यहाँ के पॉलिटिकल क्लास बोलते हैं ये तो फॉर्मेलिटी होता है। अब बताइए, आप सभी लोग यहाँ सजग लोग रहे हैं, और बिहार के लोग बहुत ज़्यादा लीगली और पॉलिटिकली साउंड होते हैं, उनको समझ, एक व्यापक समझ होती है। जब एक ही केस का 2 बार हियरिंग हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में, बिहार सरकार को नोटिस पड़ चुका है, मीडिया में भ्रम ये फैला गया कि 4 हफ्ता का जवाब नहीं, 2 सप्ताह का जवाब मांगा गया। आपने देखा जजमेंट को जी। और एमएक्स क्यूरी डेवलप किया गया। एमएक्स क्यूरी का मतलब फ्रेंड ऑफ द कोर्ट होता है। फ्रेंड ऑफ द कोर्ट जो है सारे डॉक्यूमेंट को लगभग ले ली होगी वहाँ पे। और 18 तारीख को जो है आदरणीय ब्रजेश जी भी जो है अपना एफिडेविट फाइल करेंगे, 25 को हियरिंग होनी है। और जब मामला अब खन्ना साहब जो है ऑनरेबल चीफ जस्टिस, वो वरिष्ठ मास्टर थे, और लेकिन जो है कोर्ट नंबर 11-12 में गया हुआ था ये। तो देखिए कितना जो है संवेदनशीलता से 1 महीना, जब मार्च का डेट मिला था, फिर फरवरी में डेट को साइन किया गया, तो कितना गंभीर मामला है। और कुछ जो है पत्रकार हैं वो ये बोलते हैं क्या कि जो है क्वाइस हो जाएगा 25 तारीख को केस। मुझे लगता है कि उनको पहले जो है एक अच्छा जो है क्या कहते हैं वो पढ़ लेना चाहिए था, एक जो है रिसर्च कर लेना चाहिए था, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट के विश्वसनीयता पे सवाल उठा रहे हैं।
आप मीडिया ट्रायल कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का, ये नहीं करना चाहिए था आपको। आप सुप्रीम कोर्ट का मीडिया ट्रायल नहीं कर रहे हैं, आप छात्रों का जो एक मजबूत 60 दिनों का जो संघर्ष रहा है उसी से एक नरेशन डेवलप हुआ था कि रवि परमार जी जो हैं उनकी नियुक्ति अवैध है। आप जो है छात्रों के सत्याग्रह के सूचिता पे ही सवाल उठा दे रहे हैं, आप छात्रों के मनोबल को तोड़ रहे हैं, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो मुझे जी तो चलिए, ठीक है। तो बता दें आपको कि सारे बातों की चर्चा हो गई और आंदोलन जो है वो गर्दी बाग में जारी है, नया स्वरूप लेगा। आप यहाँ पर बदला बदला स्वरूप आजकल में देख सकते हैं। बहुत सारे लोग आएंगे, छात्र भी आएंगे और आशा हम करते हैं कि जो ये 60 दिनों से द्वंद्व चल रहा है इसका ऐसा परिणाम निकले कि कोई भी पक्ष असंतुष्ट ना रहे, सभी को न्याय मिले कम से कम। तो देखिए आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।